सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज से 22 दिन पहले यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। 31 अगस्त को वहां से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला हुआ। 31 अगस्त तक वो डेडलाइन तालिबान की जानिब से मुआहदे में अमेरिका को दी गई थी, जिसकी पासदारी करते हुए वहाँ से उस इनखला को मुकम्मल किया गया। और उसके बाद फिर जो जुमा गुजरा 3 सितंबर को तालिबान की जानिब से नई हुकूमत का ऐलान किया जाना था, लेकिन वो उस दिन नहीं हो सका। चंद वजूहात की बिना पर वो मुलतवी हुआ और अब आज तालिबान ने अपनी नई हुकूमत की तश्कील मुकम्मल कर ली है और इसका ऐलान भी तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कर दिया गया है। अब इस नई इस्लामी हुकूमत के कायम मुकाम सरबरा मोहम्मद एहसन अखून होंगे और ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से बताया गया कि मुल्ला अब्दुल गनी नायब वज़ीर आज़म होंगे और काबीना के जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। मुल्ला खैरुल्लाह को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है और इसके साथ साथ मौलवी मोहम्मद याकूब वज़ीर दिफ़ा होंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तक़ी को दी गई है। और ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होगी कि किस तरह से अब इस हुकूमत ने जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखना है। मौलवी अब्दुल हकीम को अदालती उमूर की वजारत सौंपी गई है, जबकि मौलवी अब्बास इस्तानिकज़ई को वजारत ख़ारजा का कलमदान दिया गया है। और इसके साथ साथ शेखुल्ला मुनीर को वजारत तालीम सौंपी गई है और जो कारी दीन मोहम्मद हैं उनको वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया है। और ये भी वजारत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि तालिबान को इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो अपने मुआशी ताल्लुकात को कायम रखना चाहते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर चाइना और रशिया की तरफ वो देख रहे हैं कि इकॉनमी को मुस्तहकम करने में वो तालिबान की मदद करें। तो मोहम्मद याकूब मुजाहिद अबूरी वज़ीर दिफ़ा होंगे। तालिबान अपने दिफ़ा को अब किस तरह से मुस्तकबिल में मजबूत बनाते हैं इसकी ज़िम्मेदारी उनको दी गई है। और मुल्ला फ़ज़ल अखूंद अफ़गानिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अब्दुल हक वसीक को NDS का सरबराह बना दिया गया है। और तालिबान तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि कोशिश है कि नई हुकूमत में अफ़गान अवाम के मसाइल को हल करें, ना किसी मुल्क में मुदाखलत करेंगे और ना ही किसी को अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। ये वाज़ेह ऐलान तर्जुमान तालिबान की जानिब से कर दिया गया है। पंजशीर के मसले को पहले मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, इस पूरी सूरत हाल को अब वाज़ेह कर दिया है। तो अब ये तब्दीली अफ़गानिस्तान में आ चुकी है, वहाँ एक नई हुकूमत का क़याम अब हो चुका है। अब इस हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं किस तरह से ये उनको पूरा करता है, किस तरह से अफ़गानिस्तान एक मुस्तहकम स्टेट बनता है, इस बारे में आने वाले दिनों में भी बात होती रहेगी। और एक तब्दीली मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान में भी आती रहती है। 3 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और उसके बाद से हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स को किसी भी वक्त यहाँ पर तब्दील कर दिया जाता है। पंजाब की अगर से बात करें तो यहाँ पर 3 साल में 7 IGs को तब्दील किया गया और अभी ये ताज़ा तब्दीली आज ही हुई है। राव सरदार को अब नया IG पंजाब लगा दिया गया है। पंजाब में IG की पोस्ट पर सिर्फ 3 सालों में ये 7वीं तब्दीली होगी। तहरीक इंसाफ के दौरे इख्तिदार में अब तक 6 IG पंजाब तब्दील किए जा चुके हैं। इससे पहले शुएब दस्तगीर को CCPO लाहौर से इख्तलाफात के बाद ओहदे से हटाकर इनाम गनी को नया IG पुलिस लगाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि इन 3 सालों में सिर्फ IG पंजाब की ही तब्दीलियाँ की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे पर भी इन 3 सालों में 5 बार तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। इनाम गनी को ठीक 1 साल पहले 9 सितंबर 2020 को IG पंजाब का ओहदा दिया गया था और इनाम गनी ही वो वाहिद IG पंजाब हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब तक सबसे ज़्यादा अरसा IG रहे हैं। अगस्त 2018 में जब ये हुकूमत आई, इसका क़याम हुआ, इसके बाद डॉक्टर कलीम इमाम की तैनाती और फिर उनकी तब्दीली से शुरू होने वाली ये लहर मोहम्मद ताहिर तक पहुँची, फिर अमजद जावेद सलीमी, फिर आरिफ नवाज़ खान और शुएब दस्तगीर से होती हुई बिलाखिर इनाम गनी तक यहाँ पहुँची है। इनाम गनी से पहले शुएब दस्तगीर 9 माह तक पंजाब पुलिस के सरबराह के ओहदे पर तैनात रहे, लेकिन फिर एक अफसर की तैनाती का तनाज़ा उनकी रुखसती की मुमकिना वजह बन गया था। अब शुएब दस्तगीर से पहले आरिफ नवाज़ खान 7 महीने IG पंजाब रहे और उनसे पहले अमजद जावेद सलीमी के पास 6 महीने तक IG का ओहदा रहा। मोहम्मद ताहिर 1 महीने 4 दिन तक IG पंजाब रह सके, जबकि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के
पहले आईजी यानी कलीम इमाम सिर्फ 1 माह ही अपने आईजी पंजाब के ओहदे पर काम कर सके। हुकूमत बार बार आईजी तब्दील करके पुलिस ऑर्डर 2002 की भी खिलाफ वर्जी कर रही है, क्योंकि पुलिस ऑर्डर के मुताबिक आईजी और जिले पुलिस अफसरान की तैनाती के लिए 3 साल और कम से कम मुद्दत 2 साल रखी गई है। तो एक तरफ हुकूमत खुद कानून तोड़ रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने इस सिलसिले में क्या, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। ये सारे मुल्क हमारे से आगे निकल गए और मैं आपको एक चीज, एक वजह बताता हूं कि इसकी वजह क्या थी। रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। हमारे मुल्क में ये जो 2 पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं 2 पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो माजी में इदारों की तबाही का जिम्मेदार बार बार सरबराहों को तब्दील करना बताते थे, तो फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली और तबाही का जिम्मेदार अब वो किसको ठहराएंगे। इमरान खान माजी में ये कहा करते थे कि अगर किसी भी टीम को तबाह करना हो तो उसके कप्तान को बार बार तब्दील करते रहें। लेकिन पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान इस बार बार की तब्दीली को वज़ीर आला पंजाब का इस्तेहकाक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला की अपनी सवाबदीद होती है कि उसको किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना। उन्होंने आज क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। और कानून ये कहता है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी वो वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला कोई भी सूबे का वो रिकमेंड करेगा और प्राइम मिनिस्टर का जनाब ये प्रोगेटिव है कि वो वहाँ पे डिप्यूट करेंगे। तो ये सीएम पंजाब की जनाब अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे जितना टाइम के लिए लगाएं। और ये तब्दीली सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इन 3 सालों में 5 आईजीज़ तब्दील किए जा चुके हैं। तो वज़ीर आज़म के कॉल, उनके विजन और उनकी टीम के फेल में ये तजाद क्यों है और अब वज़ीर आला की मर्जी इसको क्यों करार दिया जा रहा है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। मज़ीद कुछ अहम मौज़ूआत पर ही बात करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, वज़ीर माहौलियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बार बार की तब्दीलियाँ पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माजी में हमेशा कहा करते थे कि किसी इदारे के सरबराह को आप बार बार तब्दील करते रहें तो वो इदारा खुद ब खुद तबाह हो जाएगा, और इस हुकूमत में भी यही हो रहा है। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और हमारी पार्टी ने 23 साल की रूल ऑफ़ लॉ के लिए जदोजहद की है और इसी रूल ऑफ़ लॉ के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद 35 साल पुरानी रसीदें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई, जिसकी वजह से उनको सादिक और अबानदार जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। और उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया नवाज शरीफ को कहा और उनको ऊपर ताहयात जो है वो सियासत के ऊपर पाबंदी लगाई क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं थे। जहाँ तक हमारे इदारों के सरबराहान की बात है, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब का और जो इलेक्टेड वो हैं सीएम साहब हैं, ये उनका प्रोगेटिव है। वो अपनी टीम को बदलना चाहे, शफल करना चाहे, रीशफल करना चाहे, इदारे मजबूत होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा माजी में भी ये कहा है, ये नहीं कहा कि सरबराह तब्दील करने से, ये कहा है कि जब आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाएं और आप अपने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो उसको धांधली के लिए, करप्शन के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करे, ये रूल्स के अगेंस्ट है। बाकी जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, जो पॉलिटिकल हुकूमत होती है, उसने विजन देना होता है, उसने पॉलिसीज़ देनी होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन इदारों का काम है, इदारे मजबूत होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का उनकी हुकूमत का रिकॉर्ड है, 3 साल में आप हमें कोई बता दें कि हमने किसी के ऊपर इंक्वायरी ज़बरदस्ती बिठाई हुई हो, हमने किसी ऑनरेबल जज साहब को फ़ोन किया हो, हमने किसी को मिलाइन करने की कोशिश की हो, हमने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। जहाँ तक पंजाब पुलिस की बात है, कारकर्दगी के ऊपर हमें देखना चाहिए कि क्या पंजाब पुलिस में आबिद बाक्सर की तरह 350 अफराद को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने वाला, और जो वो ख़ुद कहे कि मैंने खादिम आला जो है शहबाज शरीफ के इमा पर किया, या फिर राव अनवार जैसे जो कि ये मेरे अपने बच्चे हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की सिंध के अंदर, क्या इस तरह के पुलिस अफसरान हमने पैदा करने हैं? या फिर हमने सीएम उस्मान बुज़दार साहब की दौरे हुकूमत में जिस तरीके से हम लोगों ने 20 साल डेरा गाजी खान में पुराना एक गैंग, लादी गैंग, जिसकी तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया पे आपने जिसकी वीडियो देखी कि इंसानी अज़ा काट के जिस तरीके से उन्होंने बर्बरियत और जुल्म की, जिसका कला कमा पुलिस ने किया, फ्रंट लाइन पे जो है वो पंजाब की जो पुलिस है उसने लीड किया,
किस तरीके से उन्होंने डेरा गाजी खान के अंदर या रहीम यार खान के अंदर या मुल्तान के अंदर सेफ सिटीज़ किस तरीके से उन्होंने बनाए, किस तरीके से वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो ऑनलाइन अपने SHOs को और अपने जो थाने उनकी मॉनिटरिंग जो है वो DPO साहिबान कर सकते हैं। हमने वो कारकर्दगी देखनी है कि हमारा क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है, हमने उसको देखना है, या फिर हमने ये देखना है कि KPK के अंदर किस तरह पुलिस की लोग इज़्ज़त करते हैं, यूनिफॉर्म की इज़्ज़त करते हैं। सिंध पुलिस का जिस तरीके से किरदार रहा है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में, या पंजाब का जिस तरीके से पिछले दौरे हुकूमत में गुलो भट्ट जो है वो जब लीड किया करते थे और पुलिस को एज ए स्टेट टेररिज्म के तौर पर और 14 ख़वातीन को मुंह पे गोलियां मारने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या हमने वो किरदार अदा करना है? तो सरबराहान तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का, काबीना का, और आज हमने उसकी तौसीक की है, आज हमने उसको असाइन किया है। ये CM साहब का प्रोगेटिव है, हम इसकी अप्रूवल देंगे। और CM साहब अपने इदारों को बेहतरीन चला रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है। हमें वहाँ पे आर्मी और रेंजर्स नहीं बुलानी पड़ती है सिंध की तरह, हमें वहाँ पे पंजाब में और इसी तरह KP में जिस तरीके से हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया, जिस तरीके से मुहर्रम के अंदर या जिस तरीके से पुलिस के वकार में इजाफा हो, हमें इसको देख लेना चाहिए। लेकिन जरदार साहब ये चलें, आप वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ कर रही हैं, लेकिन तब्दील होने से नहीं होता। इसी दौर में साहिवाल का सानिया भी हुआ, इसी दौर में मीनार पाकिस्तान वाला वाकया भी अभी पेश आया है, मोटरवे केस भी इसी पुलिस के अंडर में हुआ था। लेकिन अगर इतनी बेहतरीन कारकर्दगी वज़ीर आला पंजाब की और पुलिस डिपार्टमेंट की रही है, और खैबर पख्तूनख्वा को भी अगर इसमें ऐड कर लें, तो फिर ये बार बार की तब्दीलियाँ क्यों? ये ऑफिसर्स अपने मनसब पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसी वजह से इनको हटाना पड़ता है ना? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करना चाहिए कि जब कोई सरबराह है किसी डिपार्टमेंट का तब्दील होता है तो हमें ये हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हम उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान उठाएं। ब्यूरोक्रेट्स या इसी तरीके से पुलिस साहिबान या किसी भी डिपार्टमेंट में जो अफसरान होते हैं, उनकी तैनाती कोई ताहयात मुकर्रर नहीं होती है। उनको जो असाइनमेंट दी जाती है वो अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से उनकी प्रमोशन भी होती है, उनकी डिमोशन भी होती है, उनको उनकी पोस्टिंग भी होती है, ट्रांसफ़र होती है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र रूटीन का एक हिस्सा है। मेरे ख्याल में ये गलत बात है कि हम इस तरीके से बात करें कि फ़लाने की कारकर्दगी ये एक रूटीन मैटर है। अच्छा, तो जरदार साहब, ये 1 साल पहले इनको IG इनाम गनी साहब को पंजाब की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई थी, उससे पहले शुएब दस्तगीर साहब थे, और मोटरवे केस के बाद उनको हटाया गया। क्या टारगेट्स इनको दिए गए थे और तमाम टारगेट्स इन्होंने अचीव कर लिए, यानी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो तसल्ली बख्श है? देखिए, मैंने तो अरबाब आपको पहली दफ़ा ही कहा है। देखिए, हमारे पास तब चूँकि साउथ पंजाब की भी एडिशनल IG पहली दफ़ा मुकर्रर हुए हैं, और अगर मैं आपको डेरा गाजी खान की पूरे डिवीज़न की बात बताऊं, या मुल्तान की बात बताऊं, या भावलपुर की बात बताऊं, तो हमारे तो अपना इवन डेरा गाजी खान का क्राइम रेट बहुत नीचे चला गया। और हमारी पुलिस जो है, हमने स्मार्ट जो है वो थाने बनाए हैं जिसमें किसी भी साइल को वहाँ जाके घबराने की ज़रूरत नहीं होती या उसको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से हमने डेस्क बनाए हैं, और आप अगर मैं चाहूँगी कि आप कभी मेरे साथ सखी सरवर का थाना और कभी या सदर का थाना, आप मेरे साथ ज़रूर स्मार्ट थाने को जो है आप मेरे साथ ज़रूर विज़िट करें। इसी तरीके से जो हमारा क्राइम इंडेक्स है वो बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि हमने 20 साल पुराने जो गैंग्स जिनको पाला गया था, जिस तरह उन्होंने एक हुकूमत की रीट को चैलेंज किया था, छोटे गैंग से लेकर और लादी गैंग तक, हमने उसका कला कमा किया और उनके सरबराहान जो है वो मारे गए हैं, और हमने पुलिस ने अपने रिट कायम किया और पुलिस ने ही उसको लीड किया है। इसी तरीके से अगर आप देखें, अभी जिस तरीके से ये जो इकबाल पार्क का वाक़या हुआ है, नादरा से लेकर जिस तरह स्मार्ट सिटी लाहौर जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने सर्वेलेंस को जो हमने बेहतर किया, हमने मुहर्रम की जो परफॉर्मेंस है, हमें कोई इस तरह फ़ौज के दस्ते नहीं बुलाने पड़े, अपने मुहर्रम के रूट्स को हमने जिस तरीके से क्लियर किया। अमन कमेटीज़ का इसके अंदर किरदार है, और अमन कमेटी का पुलिस के साथ और हम ऑफिशियल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ बैठना, मेरे ख्याल में कि बहुत बेहतर। ये मैं ये नहीं कहती कि ये 100% है, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर मैं यही कहूँ कि खुदा ना खास्ता जब पिछली जब हुकूमतें जिस तरीके से उन्होंने इदारों के अंदर अपने मनपसंद के नालायक लोगों को और अपने रिश्तेदारों को इदारों के अंदर भर्ती किया, क्रिमिनल्स को भर्ती किया, और जिसकी मिसालें आपको आबिद बाक्सर, छोटो गैंग
और इसी तरीके से लादी गैंग और इस तरीके से, क्योंकि कोई ना कोई तो इनको पालता रहता, कोई ना कोई तो इनसे भत्ते लेता रहता। अगर उसको लेकिन फिर सवाल वही होता है कि जब आप लोग मेरिट पर तैनातियां करते हैं तो हर 3-4 माह बाद फिर ये तब्दीलियां क्यों करनी पड़ती हैं? ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट में मसाइल हैं, इसीलिए ये तब्दीलियां की जाती हैं, लेकिन मसाइल दूसरे इदारों में भी हैं। FIA भी इदारा है, NAB भी इदारा है, यहाँ पर हमने कभी इस तरह की तब्दीलियां होते नहीं देखी। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो सिंपल सी बात है, हम जो इलेक्टेड हुकूमत होते हैं, हम लोग 5 साल की एक हुकूमत का टाइम टेन्योर लेकर आते हैं, आवाम की पल्स के ऊपर आते हैं वोट लेकर, और इसीलिए कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी की बिना के ऊपर हमें वोट जो है अवाम सेलेक्ट या रिजेक्ट करेगी। तो 2023 का ही हम इंतज़ार करेंगे और हम अपने अवामी एजेंडे के साथ जाएंगे। इसी तरीके से जो पुलिस के सरबराहान हैं या पुलिस के अंदर RPO, DPOs हैं, SHOs हैं, या इसमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, अरबाब ये कोई लिखवा के तो नहीं आया होता कि आपने कोई ताहयात किसी पोस्ट के ऊपर बैठना होता है। इनफैक्ट अगर आप मुस्तकिल किसी को रखते हैं तो पैरालाइज्ड हो जाते हैं डिपार्टमेंट। आपने पर्सनल को स्ट्रांग नहीं करना, आपने डिपार्टमेंट्स को स्ट्रांग करना है कि जब किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर हो तो ये इसी तरह से आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को क्यों नहीं मजबूत कर रहे? ये वाली पॉलिसी FIA में या NAB में, इन इदारों में क्यों नजर नहीं आ रही जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं? नहीं, जारी बात है, तरीक़ेकार डिफरेंट होता है ना। NAB का चेयरमैन किस तरीके से अपॉइंट होता है वो तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से उसके नाम जाते हैं ना, या इलेक्शन कमिश्नर का भी ऐसा ही होता है कि उसके सरबराह के नाम भी अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो सजेस्ट करती है। अगर खुदा न खासा उसके ऊपर ना कोई कंसेंसस निकले तो फिर जारी बात है वो फिर एक और कमेटी के अंदर उसका जाता है और फिर आखिर में उसका डिसीजन कर दिया। तो वो तो हर एक का तरीक़ेकार है, उसका अपना एक टेन्योर होता है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उसके मेम्बरान है, ये हर एक का अपना तरीक़ेकार है। किसी एक डिपार्टमेंट को दूसरे के ऊपर उसके अपने हमें रूल्स ऑफ बिजनेस देखने पड़ेंगे ना कि हम किसी की डिटेल में जा रहे हैं तो हमें, लेकिन बात जो जिसको कहते हैं ना एक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं वो ये कि हमने इदारों को मजबूत करना है, हमने पर्सनल को मजबूत नहीं करना है। और जब तक सिस्टम बेहतर चल रहा है, जब तक पंजाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो हमें उस डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहिए। चेयरमैन NAB को एक्सटेंशन देने आप लोग जा रहे हैं, चाहते हैं कि एक और मेरी ऐसी कोई डिस्कशन अरबाब मेरे सामने, देखिए मैं उसके ऊपर स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे सकती हूँ कि इट्स नॉट अप टू माई नॉलेज। मेरी इस तरह की कोई डिस्कशन ना मैंने सुनी है ना मेरे सामने आई है। मैं काबीना का हिस्सा हूँ। आज काबीना के अंदर जिस तरह हमने IG साहब की अप्रूवल की है वो मुझे पता है, उसके ऊपर मैंने आपसे इतनी ज़्यादा आपको डिटेल में डिस्कशन की है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नए जो IG साहब हैं वो बहुत बेहतर आज ही शायद खाकान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये हुकूमत चेयरमैन NAB का एक्सटेंशन चाहती है और अगर ये एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर हम अदालत तक जाएंगे, हम ये एक्सटेंशन होने नहीं देंगे। तो इसका मतलब शायद हुकूमत की कहीं कोई इंटेंशन है इनको एक्सटेंशन देने की, इसीलिए अपोजिशन अपनी तैयारियां पहले से ही कर रही है। अरबाब देखिए, अपोजिशन तो बुखलाहट का शिकार है। मैं समझती हूँ कि उनका तो आप सर पैर और आपस में बयान ही आपस में नहीं मिलते। खाकान अब्बासी साहब जो वो खुलम खुला अपने प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब की जो भी स्टेटमेंट होती है या जो भी पॉलिसी होती है उसको नेगेट करते हुए नज़र आते हैं और इसी तरीके से मरियम नवाज़ नेगेट करती नज़र आती हैं। इनका तो आपस में क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी ख़त्म हो गई है, अबू बचाओ करप्शन बचाओ और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और फिर ख़ानदानी सियासत जिसने कोई लीडरान नहीं पैदा किया है वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टी इसी तरह ही घर की पार्टी बन जाती है। तो शायद खाकान अब्बासी हैं या इनके XYZ जो भी लीडरान हैं उनके तो वापस में वो बेहतर एक अपने घर की फिक्र करें। जहाँ तक चेयरमैन NAB की बात है, मैंने आपको पहले कह दिया जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दे नहीं सकती हूँ। जो गवर्नमेंट का लाया मामला वो आपको सामने नज़र आ जाएगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है और आप भी फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते हैं कि जो चेयरमैन NAB या जो इस वक्त NAB के इदारे की कारकर्दगी 3 सालों में कोई पिछली फिगर जो हम देते थे वो मेरे ख्याल में हम कोई 450 बिलियन देते थे और एक हफ्ता पहले मेरे ख्याल में चेयरमैन NAB की तरफ से और NAB के इदारे की तरफ से जो प्रेस रिलीज मेरे ख्याल में गई वो कोई 550
अरब की गई है, जो उन्होंने रिट्रीव किया है करप्शन का पैसा वापस, जो वो जिन लोगों के ऊपर नैब के केसेस थे उनसे जो वापस उन्होंने, लेकिन इसमें कोई एक भी काबिल जिक्र नाम नहीं, कोई ऐसा नाम, बड़ा नाम जो इस वक्त सियासत में सरगर्म हो, जो इस वक्त किसी बड़े लेवल पर कोई बिजनेस कर रहा हो, इसमें कोई एक ऐसा बड़ा नाम शामिल नहीं है। नहीं, आप अगर सिंध की हुकूमत की वो निकाले तो आपको बहुत ज़्यादा प्री बारगेन करने वाले नैबजादे आपको मिलेंगे। 12 अरब की तो खुद उन्होंने माना है कि गंदम स्कैंडल के अंदर उन्होंने सिंध हुकूमत को रिट्रीव करके दिया, और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सिंध हुकूमत की अपने स्टेटमेंट है। इसी तरीके से वो सिंध रोशन जो इनका कोई था उसके अंदर प्रोग्राम, उसके अंदर रिट्रीव करके दिए हैं। तो इसी तरीके से चीनी स्कैंडल के अंदर, तो ये बहुत सारे नाम इंशाल्लाह मज़ीद आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है बाब, आप ये जानते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम जो है, जिसमें ऑफशोर कंपनियां बना ली जाती हैं, 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे 14 चपरासियों के जरिए जो है वो शहबाज शरीफ करता है, किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। जब सवाल पूछो तो आगे से कहता है मेरे बेटों को पता होगा, बेटों से पूछो तो कहते हैं हम तो सियासत में बहुत बिजी थे, हमें तो नहीं पता कि हमारे उसमें 25 अरब कौन डाल गया अकाउंट, पता नहीं। अब आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी है, हम तो 10,000 रुपये बैंक में डालते हैं या निकलवाते हैं, ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ जाती है एक मोबाइल अकाउंट के जरिए। तो इनके 14 चपरासियों के जरिए 25-25 अरब इनके बैंक अकाउंट्स में चले जाते हैं, इनको खैर से नहीं पता होता। तो ये बड़े बड़े नाम आइंदा जरूर पकड़ में आएंगे, इनके केसेस ये भुगत रहे हैं, बताना तो इनको पड़ेगा ना कि जब इनकी 1990 के अंदर 27 लाख की टोटल प्रॉपर्टी थी तमाम ख़ानदान शरीफा की, तो वो अभी जब ये 2018 में इलेक्शन हुआ था वो 7 अरब पे कैसे पहुंच गई। इसी तरीके से मेफेयर के जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ये किस तरीके से इन्होंने, ये कतरी ख़त के जवाब के ज़रिए तो नहीं कहानी ख़त्म होगी ना, असल जवाब तो उनको देना पड़ेगा। फिर जो लेटेस्ट केस है, जिस तरह से वो लाल सोहारा पार्क का है, जिसके अंदर जब नेशनल पार्क बना था लाल सोहारा का, 14,400 किनाल फिक्टिशियस अकाउंट है 140 के करीब, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाद में बलीगुर रहमान साहब के नाम पे वो कैसे ट्रांसफर हुई नेशनल लाल सोहारा पार्क की जमीन। और लेकिन जाहिर है कि जिन इदारों की फिर आप अभी गुफ्तगू में तारीफ कर रही थी, वही इदारे इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्रोसिक्यूशन करते हैं, और वो इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन करते हैं कि वो ऐसे रेफरेंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाते कि फिर इनकी ज़मानतें मुस्तरद हों। आज ये लोग सब ज़मानतों पर हैं, सब बाहर हैं, इन पर अब तक कुछ साबित नहीं हो सका। खैर, चौधरी निसार अली खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी गई, इस बारे में आपके पास कोई डिटेल्स हैं? किसने दावत दी है, किस सतह की दावत दी है? उन्हें पंजाब का सदर ये ओहदा ऑफर किया गया? मेरे सामने तो एक ही नोटिफिकेशन आया, वो मैंने आज देखा है। साउथ पंजाब का आज सैफुल्लाह नियाजी साहब ने जो है वो सेनेटर रोहन अब्बास बप्पी साहब का साउथ पंजाब का उन्होंने नोटिफिकेशन किया है, जिनके साथ मैं पिछले जब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे मैं उनकी मुखालिफ ग्रुप में खड़ी थी। लेकिन जो सेनेटर रोहन अब्बास साहब की जो पार्टी से मोहब्बत है, जो उनकी अपनी स्किल्स हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को समझते हैं और वो किस तरीके से इंशाल्लाह आगे पार्टी को साउथ पंजाब में मज़ीद मजबूत करेंगे, वो बेहतरीन नोटिफिकेशन है। चौधरी निसार अली ख़ान के लिहाज से मुझे ऐसी कोई इल्मिया इतला नहीं है, वो मेरे ख्याल में आपको सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो मुझे तो एक ही नोटिफिकेशन पता है साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट का, और वो बेहतरीन मैं समझती हूँ वर्कर का फेस है, वो PTI के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डाई हार्ट वर्कर और टाइगर हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो पार्टी के लिए उनकी बेहतरीन खिदमत है। मैं समझती हूँ वो साउथ पंजाब के लिए ऐसे साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट बहुत मौसर साबित होंगे। बाकी डिटेल मेरा ख्याल में आपको सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बेहतर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, वज़ीर माहौलियात हमारे साथ। और उन्होंने कहा कि चौधरी निसार अली खान के हवाले से अभी उन्हें ये कन्फर्म नहीं है कि उन्हें कोई पेशकश पार्टी की तरफ से की गई है या नहीं की गई, पार्टी में शमूलियत की या कोई ओहदा संभालने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और राना साहब से जानेंगे कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुताल्लिक नून लीग को बड़े खदशात हैं कि शायद हुकूमत ये एक्सटेंशन करने जा रही है। लेकिन पंजाब में जो ये 7वीं बार IG की तब्दीली हुई है, 5 सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं, तो राना साहब से पूछते हैं कि आखिर इनकी हुकूमत, चूँकि पंजाब में माजी में इनकी हुकूमत रही है 10 साल, 10 सालों में क्या पुलिस के निज़ाम का हाल कर गए कि बार बार इस हुकूमत को IG तब्दील करना पड़ जाता है। राना साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये आपके 10 सालों में
पुलिस के निज़ाम को और पूरे पंजाब के निज़ाम को किस हद तक ख़राब कर दिया कि अब इस हुकूमत के संभाले में नहीं आ रहा है? 3 साल में 7वीं बार आईजी तब्दील हुआ है। हाँ, मैं बस आप क्या कह सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग वो लोग हैं, ये 20 साल भी ये कहेंगे कि ये उनका किया दर है। वो एक मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये वो है कहावत। जब शहबाज साहब आए थे 2008 में, तो उस वक़्त पुलिस को इतना ज़्यादा रिफॉर्म्स हम लाए थे, ज़रा वो उठा के देखे ना, 70 अरब रुपया हमने उनको दिया, उनकी सैलरीज बढ़ाई, उनका हमने फैसिलिटीज़ दी, उनको कारें दी, व्हीकल्स दी, उनको गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ दी, पता नहीं क्या क्या उनको फुली इक्विप्ड किया हमने, उनको अपग्रेड किया उनका सारा सिस्टम। और उस हद तक शहबाज साहब ने एक दफ़ा एक आईजी को कहा था कि आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे ये कर दें, इनको थोड़ा सा बेहतर कर दें, इनको एक रिश्वत ख़त्म मैं कर दूंगा, ये नहीं लेंगे रिश्वत, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, इनके मामला ठीक होंगे तो परफॉर्म भी करेंगे, डिलीवर करेंगे, क्राइम ख़त्म करेंगे। लेकिन उस वक्त हद तक नहीं हो सका। लेकिन यकीन करें कि 2018 तक आप पंजाब का ग्राफ उठा के देखें क्राइम का, लोग आज भी शहबाज साहब को याद कर रहे हैं। आज मेरे अपने हलके में अगर 10 साल में किसी शहर के बाज़ार में कोई असले वाला बंदा गया हो तो मुझे आप पकड़ लें आप। लेकिन आज बाज़ार क्या गलियों में घुस रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, कोई ऐसा गड़बड़ की हुई है क्योंकि ऊपर कमांड नहीं है, काम करने नहीं दिया जा रहा। मुझे बताएं, ये खुद कहते हैं कि जब हम आए हमें समझ नहीं थी, हमें सिस्टम को समझने में देर लगी, हम ना तजर्बाकार थे सारे। जब एक आईजी को लगाते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को लगाते हैं, गिव हिम सम टाइम कि वो अपनी कोई टीम नीचे, उसको टीम भी बनाने दें। लेकिन अरबाब साहब, आप समझने की कोशिश करें, ये स्किल एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल होता है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जा सकती है। उनको एक टीम बनाने दें। आप चपड़ासी तक तो आप ट्रांसफर करते हैं, 7 क्लब से सीएम के ऑफिस से होता है सारा कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, पटवारी की वहाँ से फ़ोन जाते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से वो उनके अफसर फ़ोन करते हैं कि ये MNA साहब आए, ये MP साहब आए, इनका फलां पटवारी लगा दें। सही। और पटवारियों को 3-3 महीने बाद बदल रहे हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल तक। लेकिन नाज़िब, शहबाज साहब ने अगर इतना बेहतर काम किया, इतने रिफॉर्म्स वो लेकर आए, तो नफरी तो आज भी वही काम कर रही है। एक सिपाही, एक SHO, ये जो थाने में काम करने वाला अमला है जिसकी जिम्मेदारी है इलाके में अमन अमान कायम करना, तो आज तक वही लोग काम कर रहे हैं। इस हुकूमत ने नफरी को तो नहीं बदला, सिर्फ IG और जो बड़ी पोस्ट हैं ये तो उन पर तब्दीलियां लेकर आते हैं, तो उनको क्या हो गया है? नहीं, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि टोटल होस्टेज बनाया हुआ है इंतज़ामिया को, पुलिस को, नीचे की सतह पे MNA MPA की जेब में है वो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें नोट में ही कर लें। और जब वो उनका करें, यही तो मैं कहता हूँ कि IG को, चीफ सेक्रेटरी को ये इजाज़त है कि वो DC और नीचे AC वगैरह सारे अपने। लेकिन नाज़िब, आधे पंजाब में तो आपके MNA और MPAs हैं, उनकी भी जेब में वहाँ वो दूसरे काम कर रहे हैं जो इनके टिकट होल्डर हैं। मेरे जहाँ पे हैं जो इनके टिकट होल्डर हैं, उनको तो उन्होंने तबाही मचाई हुई है, उनका कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है। वही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, डेवलपमेंट उसको दे रहे हैं, थाने कचहरी उसको दी हुई है, DC DPO उसके डिस्पोजल पे है। आपको आए ना हमारी जगह जाके देखे तो हो क्या रहा है। तो ये वहाँ पे तो एक तमाशा लगा हुआ है। जब आप इस तरह करेंगे, जब उनसे गलत काम खुद करवाएंगे, जब आपके गुंडे वहाँ फिरेंगे, जब आप हीरोइन बेचने वालों की, मंशियात बेचने वालों की सरपरस्ती करेंगे, इनके MNA MPA, तो यही हाल होगा। क्यों नहीं होगा? तो राना साहब, फिर ये वो पुलिस वाले क्या करें? तो फिर राना साहब, जो आपके MPAs हैं, ज़ाहिर कुछ 125 के करीब पंजाब में आप लोग के भी MPAs हैं, वो फिर इन तमाम चीज़ों को बेनकाब क्यों नहीं कर रहे होते? हम देखते हैं हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज क्यों नहीं होती जिसमें ये डेटा शेयर किया जाए किस इलाके में पंजाब के क्या हो रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है? हम करते हैं, हम बताते हैं कि टोटल कोलैप्स किया हुआ है वहाँ पे इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस। और बुजदार साहब बैठे हुए हैं और इन्होंने बिठाया हुआ है और चल रहा है काम। अल्लाह के सुपुर्द है। जो इन्होंने ट्रांसफर है, अभी वो जो CMO से गढ़ था वो निकाला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्होंने वहाँ से, TK जिसको कहते थे, उसका जरा देखे ना क्या मशहूरियाँ हैं, किस तरह DC वो लगाते थे, किस तरह DPO लगाते थे।
सही, लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं कि बुज़ार साहब बैठे हुए हैं और उनके बैठे रहने का आधा इल्ज़ाम तो आपकी पीडीएम के माजी के साथी पीपल्स पार्टी वाले आप पर भी लगाते हैं कि उन्होंने तो नुस्खा दिया था बुज़ार साहब को हटाने का, लेकिन आपने एग्री नहीं किया, कोशिश ही नहीं की आपने, उनके नुस्खे को सीरियस लिया नहीं आपने। नहीं, हमने सीरियस बिल्कुल लिया है। मैं आपको बताऊं, ये आपने एक संजीदा सवाल किया है, लेकिन बात ये है कि आप देखें हमारा उनके साथ बातचीत हुई कि देखें हमारा जो फार्मूला है कि हमने मोबिलाइजेशन की है, मोबिलाइज कर दिया सारे पाकिस्तान, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें जो कॉन्स्टिट्यूशनली है और रिज़ाइन कर दें अपने सारे एन ब्लॉक, तो ये सस्टेन नहीं करेंगे, फिर ये घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी अदम एतमाद करें। उनका क्या एंगल था, क्या सोच थी, सही थी, कोई और उसके पीछे बात थी। बहरहाल हमने कहा कि जी चलें, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस पास में है वो इतना बेटर एक्सपीरियंस है कि जो भी हमने अदम एतमाद शुरू किए, चाहे बेनज़ीर साहबा के खिलाफ किए या अभी पास में देख लें जो इन्होंने शुरू किया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पीपल्स पार्टी में, हमारे 10 बंदे उनके और हमारे खिसक गए सीक्रेट बैलेट में, आपको याद है ना जी। तो क्या वहाँ पीपल्स पार्टी किधर गई थी? इनके अपने बंदे चले गए थे, हमारे बंदे चले गए थे 5-6, और जिस पे इंक्वायरी कमेटी बनी, बेनकाब भी हुए, सारा कुछ हुआ, वो अंदर कोई एक्शन तो नहीं काम कर सके। लेकिन बात ये है कि एक चीज़ का पता है कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल है, स्वाय कि ऐसे प्रोसेस में जाएं जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज और वो और स्ट्रेंथन हो जाए। तो ये बड़ी मतलब पॉलिटिकल में बात आपको बता रहा हूँ। इसमें हमें क्या है, हमने कहा हमें बताएं नंबर आपके पास, हमें उनको लाएं और हम इंश्योर करते हैं कि ये खड़े रहेंगे। आप जिस जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करते हैं वो तो 1 मिनट में खिसक जाएगा, उसको तो एक एनआरओ चाहिए। सही, अब तो माफिया तलाफियां होके मामला भी निमट चुका है ना सब। तो फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। राइट, अंडरस्टैंड, यही होना था। सही बिल्कुल यही होना था। ठीक है, किसी की रेट बढ़ाते हैं। अगर आज मैं किसी के पास चला जाऊं, मुझे वोट दो, तो अगर उसका शेयर वजन है ना, अगले दिन गवर्नमेंट के पास 1.25 शेयर हो जाएगा, वो उसके नाज नस्लें आने शुरू कर देंगे। सही, तो फैसल करीम साहब, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। फैसल साहब, ये अब मान लिया आपने भी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये नो कॉन्फिडेंस पे ज़ाहिर नून लीग नहीं मानने वाली, क्योंकि आपने नंबर्स उनको बताए नहीं थे, नंबर्स पूरे थे नहीं, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने है, इसीलिए अब बिलावल साहब सिंध के बाद पंजाब पहुँच गए, अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल साहब पूरे पाकिस्तान में अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो सिंध में थे, सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में, तहसीलों में गए, उसके बाद वो साउथ पंजाब में आए हैं, उसके बाद सेंट्रल पंजाब में भी जाएंगे और JCK में भी जाएंगे और बलोचिस्तान में भी जाएंगे। ये हम तो देखें मोबिलाइजेशन में अपने पार्टी वर्कर्स भी कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत हटाने की या अदम एतमाद की बात है, जब भी अपोजिशन जमातें संजीदा होती हैं, हमारे तमाम अपोजिशन जमातें मिलती हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त हाजिर है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करने के लिए। चेयरमैन साहब ने अपनी हर स्पीच में यहाँ पर कहा, मैं उनके साथ मौजूद हूँ, कि जब भी ये अपोजिशन जो है वो संजीदा होगी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल, हमारे जितने मेंबरान हैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा मेंबरान हम लेके आएँ और मेहतमाद की तहरीक पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अपोजिशन तो संजीदा है, PDM की तहरीक का दूसरा फेज आप देखें शुरू हो चुका, कराची का जलसा हो चुका, बड़ा एक क्राउड भी यहाँ मौजूद था, आगे भी ये जलसे करने जा रहे हैं, अपोजिशन तो संजीदा अंदाज में तहरीक चला रही है। मैं जलसे की बात नहीं कर रहा, मैं अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ, इस हुकूमत से निजात दिलाने की बात कर रहा हूँ, जो लोगों पर मुसलत की गई है, जो महंगाई और बेरोजगारी हुकूमत ने मुसलत की है। आज ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत से हमारी जान बख्शी कराएं, और वो उसी सूरत हो सकती है जब अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में लेके आए और मरकज में उसके बाद लेके आए, तो हम इसको हासिल कर सकते हैं। हम एक कंसेंसस वज़ीर-ए-आज़म लेके आ सकते हैं, हम उस पर जो है फिर उसके बाद हम जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स। फैसल साहब, पंजाब असेंबली में आपकी टोटल 7 सीटें हैं, 7 सीटों की बुनियाद पर आप चले नून लीग के भी सारे लोग अपने साथ मिला लें, फिर भी आप अददी अक्सरियत में नहीं होते, किस तरह से आप इस तहरीक को कामयाब कराएंगे? काफली किस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है, जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला तय हो चुके हैं। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इस्लामाबाद से सेंटर मुंतखब हुए हैं, तारीख में पहली दफा हुआ है कि हुकूमत को शिकस्त हुई है सेनेट में। आप हमें कह रहे हैं कि आपके 6 अरकान हैं, मानते हमारे 6, काफी कितने अरकान हैं जिनको स्पीकरशिप मिली, आप मुझे बताएं। 7 मेंबरान हैं उनके, ठीक है, और वो स्पीकर बने हुए हैं, उनको वफाकी वजारतें मिली हुई हैं। एक वोट मैटर करता है। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ रास्ते में, जनूबी पंजाब में भी हैं। जब वो 7 सीटों के बाद भी उनके पास वफाकी गवर्नमेंट है, मोनी सिलाही के पास वफाकी वजारत है, फिर वो आपका साथ क्यों देंगे? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे सेंटर बने, क्यों उन्होंने हमारा साथ दिया? लोग तंग हैं। आज जहांगीर तरीन ग्रुप में 40 MPs हैं, क्यों उनके साथ हैं? वो उनसे तंग हैं।
इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो तंग हैं। MNAs को जब मौका मिला उन्होंने वोट जो है हुकूमत के खिलाफ डाला, ईश्वर गिलानी को स्पीकर बनाया। तो ये चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक हम बड़ी आसानी से कामयाब कर सकते हैं, पंजाब में भी और मरकज में भी। आप देखें उनकी बौखलाहट का शिकार देखें, हर महीने हर 2 महीने बाद IG चेंज करते हैं, सेक्रेटरी चेंज करते हैं, उनकी बौखलाहट का जो है वो चीज़ जो कि नजर आ रही है। सही। तो राना तनवीर साहब, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल पीपल्स पार्टी में बार बार देती है और ज़ाहिर है वो मुंतखब भी हुए, तो क्या वो PDM की ताकत थी? वो क्या था? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ तो थी, वो कामयाब तो हुए, फिर इनके पास अदम एतमाद की तजवीज़ का वो प्लान क्योंकि सामने नहीं ला रहे? आप बात करें इनसे, क्या प्लान है इनके पास? मैं आपको बताऊं, एक तो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता वो किस तरह हुआ है, फिर उसकी मैं वजह बताऊंगा तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ है उसमें राना साहब? चले मैं आगे मैं बात करना है, उसमें हमने सारी कोशिश की थी, हमने वोट लाए थे, मैं भी एक वोट लाया था, लेकिन बात यह है कि जब सेनेट में भी तो चेयरमैन पे गए थे ना वो, तो ये बातें ना करें। बाकी रही बात के जी कोशिश करेंगे हम अपनी पूरी जदोजहद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी करेगी, लेकिन बात यह है कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल है जिसमें पढ़ के हमारे अपने अंदर जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो वोट चले गए ना। तो अभी भी पंजाब में जो 7 इनके MPAs है ना, ये फैसल साहब सुन रहे हैं, कुंडी साहब, तो वहाँ पे 2 MPA उनके बुजदार साहब से मिल चुके हैं। अच्छा, ये अखबारों में है, ये TV पे है, वो मिले हैं उनके साथ। तो ये चीज़ें जब उस हद तक जाएं अदम एतमाद पे, तो फिर क्या क्या फोर्सेस होती हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं, MPAs पे कौन कौन असरअंदाज हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि या तो हमें पता चले ना कि पीपल्स पार्टी के हाँ 40 वोट हैं, हमारे पास 160 वोट हैं या कितने वोट हैं, वो मिला के तो हमें कोई डर नहीं है। सही। अब तो ज़ाहिर है साहब, ये तो जिस वक्त चार्टर बन रहा था PDM का, उस वक्त भी सूरत हाल यही थी, फिर ये इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन, उस वक्त भी लोगों को अंदाज़ा था, बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकार उस वक्त ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से पीछे हट जाएगी, फिर भी वो ऑप्शन शामिल किया गया, अदम एतमाद की तजवीज़ लाने का ऑप्शन भी उसमें शामिल किया गया। बहरहाल अब ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुताल्लिक कुछ बात कर रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, नून लीग को कुछ खदशात हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हुकूमत उनको एक्सटेंड करने जा रही है उनकी एक और मुद्दत के लिए? मुझे नहीं पता चाह रही है या नहीं चाह रही है, अखबारों में चल रहा है या मीडिया में विस्परिंग हो रही है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि शायद खाकान अब्बासी साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने शायद खदशात का इजहार किया है। खदशात से बहुत छोटा लफ्ज़ उन्होंने, हल्का सॉफ्ट लफ्ज़ बोला है। खदशात क्या आपने देखा नहीं कि 3 सालों में क्या हुआ, कि कौन सा काम नहीं हुआ जिसको आप कल एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि उनका रेफरेंस जो है कि लतीफ़े के तौर पे पेश किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन जो एक्सटेंशन वाली बात है वो मैं समझता हूँ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें एक्सटेंशन हो नहीं सकती ऑर्डिनेंस के ज़रिए या किसी रूल्स पे चेंज करने के ज़रिए। वो अमेंडमेंट अगर आए उसके मेरा लिखा भी हुआ है कि नॉट एक्सटेंडेबल। तो ये मुझे नहीं पता कि अगर रीअपॉइंट करना है तो फिर तो दोबारा वही प्रोसेस है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर, उनकी कंसल्टेशन हो, मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो। तो ये चीज़ें मेरा हाल है अगर वो कर रहे हैं आर्बिट्रेरी तो हो नहीं सकेगी, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वैसे चेयरमैन खुद भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के रहे हुए, उनको मेरा पता होगा इन चीज़ों का, ठीक है, ये लीगली क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बात है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों की आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अब T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ कर दिया गया और जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद कई सवाल सिलेक्शन को लेकर खड़े हो गए। उसमें सबसे पहले सवाल उठाए गए कि खुशदिल शाह को, आज़म खान को, आसिफ अली को किस बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया और फ़खर जमान को, शर्जील खान को, शोएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। अब आज ये खबर आई कि बाबर आजम ने भी इस फैसले पर, इस सिलेक्शन पर कुछ नागवारी का इजहार किया है। जिन खिलाड़ियों को वो टीम में लेना चाहते थे वो उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया।
और जब रमीज़ राजा से, जो कि अभी जो बाकायदा तौर पर चेयरमैन नामजद नहीं हुए हैं, चेयरमैन नामजद तो हो गए लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया है, तो उनसे जब बाबर आजम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपना ध्यान खेल पर ही रखें और किसको इन करना है, किसको आउट करना है, ये हमने देख लिया और एक बेहतरीन टीम आपको दी गई है और ये वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत भी रखती है। अब इस टीम में किस हद तक वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत है और क्या वाकई सिलेक्शन के निज़ाम में खामियां थी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, ज़ाहिर है माजी में आप भी टीम सेलेक्ट करते रहे हैं, सेलेक्टर की हैसियत से आपने भी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। ये किस हद तक चेयरमैन पीसीबी का इस्तेहकाक होता है, किस हद तक कप्तान की से होती है जब कोई इतने बड़े मेगा इवेंट के लिए टीम सेलेक्ट की जाती है? तो देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि अभी रमीज़ राजा ने चार्ज नहीं लिया और ये जो बातें सामने आ रही हैं अभी क्यों आ रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अभी बाबर क्यों इस बात पे वो कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे 3-4 टूर हुए हैं उसमें क्या हुआ, और वो टीम ठीक खेल रही थी? नहीं ठीक खेल रही थी। तौसीफ साहब, ये अवेलेबल लॉट तो हमारे पास यही थी, फिर किन लड़कों को खासतौर पर T20 में मौका दिया जाता? इस वक्त T20 टीम में ज़ाहिर बाबर आजम और रिजवान एज ओपनर खेल रहे हैं। जब ये दोनों ओपनिंग पोजीशन पर सेट हैं तो फिर फ़खर जमान और शर्जील खान की तो लॉजिकली टीम में जगह ही नहीं बनती। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तानी टीम का इशू है, उसमें ज़ाहिर आसिफ, आजम खान, खुशदिल शाह, ये लोग परफॉर्म नहीं कर सके, उसके बावजूद टीम का हिस्सा बन गए, तो ये इशू आ कहाँ रहा है? अब बताइए, ये दो अगर नहीं है तो इसके अलावा कौन है? सब तो आपके चलाए हुए कारतूस हैं सारे। ये दो आदमियों को जो उन्होंने लिया, मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, ये भी गलत आए बार बार, लेकिन आपके पास जो लॉट है ना वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। किसका नाम लेंगे आप? अब फिर अभी हम आगे चल के आप मुझसे सरफराज की भी बात करेंगे सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आपको सोचना चाहिए था, नो डाउट, अगर आप खुदा ना खास्ता आप दोनों फेल हो गए T20 के मैचों में तो फिर क्या होगा? वहाँ आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो कहाँ है? तो हम तो सिर्फ बात ये कर रहे थे कि भाई मिडिल ऑर्डर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और किस तरह करनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है आप दो आदमी, फखर जमान को आपने 4 नंबर पे खिला के या 5 नंबर पे खिला के उसको तो आपने बाहर कर दिया, इसलिए कि वो क्या करे, वो तो ओपन में जाके रन्स किए हैं। इंडिया के खिलाफ भी जाके ओपन में उसने रन्स किए थे। शर्जील भी ओपन। देखिए, इस फॉर्मेट में आपको ऊपर से 6 ओवर को कैच करना बहुत जरूरी है। किसी को तौसीफ साहब, फिर इस करंट लॉट, ये जो 25-30 खिलाड़ियों का पूल है, फिर इनकी रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती थी? अगर ये आसिफ अली नहीं होते, आजम खान नहीं होते, शोएब मकसूद, खुशदिल शाह नहीं होते, इसका मतलब ये पिछले 4-5 साल से ये जो हम PSL करवाते हैं वो एक कमर्शियल टूर्नामेंट के तौर पर तो आप उसको लें, उसकी पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो आपको 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी तैयार करके नहीं दे सका है। कंट्रीब्यूशन है ना, तो बहुत लड़के खेल गए जैसे भी खेले। दूसरी एक बात देखें, असल चीज वही होती है कि ओपनर देन मिडिल ऑर्डर, यानी कि पहले 6 ओवर को कैश करने वाले प्लेयर होने चाहिए ऊपर। वो 60-70 की आपको पार्टनरशिप अगर दे देते हैं और विकेट एक आध गिरती है तो कोई बात नहीं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आन के जो है उसको लेके चलते हैं, और फिर एंड में जो है वो जिसे हम कहते हैं स्लॉक करने वाले ऑलराउंडर, वो आ जाते हैं बीच में। तो हमने जिनको भी खिलाया, आपने देखा फ़हीम कितना टाइम खेले, हम तो कहते रहे बीच में कि फ़हीम को आप जरा ड्रॉप करके देखें। हमने कई आदमियों को कहा आप जरा ड्रॉप करके देखें। हमने कहा शादाब को भी आप ड्रॉप करें, इसलिए कि शादाब ऑलराउंडर की रट लगाई भी है इन्होंने। किधर से ऑलराउंडर, किस चीज़ का ऑलराउंडर आप मुझे बताइए। जिस टीम में अगर 4 नंबर पे शादाब आ रहे हैं तो फिर तो अल्लाह हाफिज है उस टीम का। बात यह है, देखें, टीमें बनाई जाती हैं और जरूरी थोड़ी आप रन्स कर रहे हैं। अगर तो फिर उन्हें वाइस कैप्टन फिर किस सलाहियत की बुनियाद पर लगाया गया है? जब टीम में अगर किसी फर्द की जगह ही कंफर्म नहीं हो और आपने उसको वाइस कैप्टन लगा दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस हो गया टीम की। लॉबी ने बनाया, वो बाहर ही नहीं हो सकते, यानी यही वजह है। और क्या वजह? जब परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। देखें, आपने उस्मान कादिर को जैसे ही लाके खिलाया उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है बैक स्ट्रेंथ आपकी जो बाहर बैठी है उसको आप चांस नहीं दे रहे ना। जब एक के पीछे एक आदमी करेगा ना, लगेगा, तो पता चल जाएगा। कितना 70 टेस्ट मैचेस असद शफीक विदाउट ड्रॉप हुए हुए खेलते रहे हैं जी। आप बताइए मुझे क्या था वहाँ? 70 सोच भी नहीं सकता आदमी सर कि 70 टेस्ट मैच तो एक साथ। तौसीफ साहब, ये कौन सी लॉबी है? यही मोहम्मद वसीम जो अभी चीफ सिलेक्टर हैं, पहले सरकारी टीवी पर बैठकर जब तबसरा करते थे तो ये माजी की सिलेक्शन कमेटी को, इंजमाम उल हक को और आप सबको तनकीद का निशाना बनाते थे।
अब चीफ सिलेक्टर के तौर पर वो वही फैसले कर रहे हैं, उसी लॉबी के वो जेर असर आ गए, तो ये लॉबी कौन सी है और ये क्यों इतनी मजबूत है? ये हमारे कंट्री में यही तो एक सेटबैक है ना बहुत बड़ी, कि जो होता है उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्यों जी, हमारा कसूर क्या था? मैं यहाँ पर अपने आप को डिपेंड नहीं कर, हमारा कसूर क्या था? हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतवाई, हम तो पाकिस्तान को टेस्ट मैच में एक नंबर पे भी लेके आए, हमने काफ़ी कुछ किया। लेकिन हमें जो इनसाइड जो हमें पता चला वहाँ, तो भाई देखिए जो आता है ना वो आन के अपने हिसाब किताब शुरू करता है। आप देख लो जो कुछ है, लेकिन एक उससे देखें ना रमीज राजा अभी कुछ कर पाएंगे ना कोई, यूके मैनेजमेंट को संभालेंगे अभी आन के, जो चीजें हो रही हैं उसको देखेंगे कि आप तो रमीज राजा का एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़े रहा है, वो जो अपने उनकी यूट्यूब वीडियोस होती थी उसमें भी वो बड़ा वाज़े कहते थे कि जो भी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में माजी में मुलव्विस रहा है उसको मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मिसबा और वकार के जाने के बाद हो सकते थे, अभी शर्जील खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये इशारे हैं कि अभी चाहे रमीज राजा ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना ना शुरू किया हो, लेकिन सिलेक्शन कमेटी पहले ही उनके इन्फ्लुएंस में फैसले कर रही है। तो कप्तान क्या होता है हमारे पास? हमेशा कप्तान जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, हमेशा हमने देख रहा है। हम तो इमरान भाई के उसमें रखे हैं, वो तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसके बाद भी हमारे मिसबा आए, ये आए, सब कप्तान बहुत तगड़े आए। हमने देखा है थोड़ा सा, हमने देखा कि थोड़ा सा बात मुझे इसलिए कि लोगों प्लेयरों को अपने साथ रखने की कोशिश की उन्होंने, कोई उसका नतीजा उनको मिल गया कि उनको ही लोगों ने बाहर कर दिया। ये भी आप डिमांड करें, आप क्या आप आ जाएं, आपने आन के कह दिया जी मैंने ये मांगी थी। उससे पहले जो टीमें थी वो बिल्कुल ठीक थी क्या? जो बाहर अभी खेल रही थी पीछे, नहीं वो भी ठीक नहीं थी। तो फिर क्या है, ये एक कोई लॉबी चल रही है, क्या चल रहा है? तो तौसीफ साहब ये 24 अक्टूबर को अभी जब भारत का मुकाबला करेंगे और अभी भारत की बी साइड ने श्रीलंका की मजबूत टीम को किस तरह से शिकस्त दी है श्रीलंका में उनके होम ग्राउंड पर सबने देखा, तो ये 24 तारीख को, चले T20 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, ये 24 वाला मैच जीतने की सलाहियत रखती है टीम? ये शॉर्ट फॉर्मेट है हमारे, हम जब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे तो इसमें 1-2-3 चेंजेस थी, बाकी इसी तरह के यही प्लेयर थे सारे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक सिलेक्टर। हमारे साथ कहते हैं कि सिर्फ 2-3 चेंजेस अगर इस टीम में की जाए तो ये बुरी टीम नहीं है, बेहतर टीम है। बहरहाल अब देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में टीम क्या परफॉर्म करती है और 24 अक्टूबर को जो भारत के खिलाफ बड़ा मैच है उस मैच में किस तरह से खेल पाती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।